ज्यादा नहीं, महज 5 महीने ही पुरानी बात है। देश में लोकसभा इलेक्शन थे, यानी वो पीएम चुनने वाले इलेक्शन। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगा था। 48 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में एनडीए 17 सीटों पर सिमट गया था। बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें मिली थी। कहा जाने लगा था कि इसका असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, लेकिन अब 5 महीने बाद इसी महाराष्ट्र में बीजेपी ने इतिहास लिख दिया है। गजब बात पता है क्या है? 5 महीने में बदली इस कहानी के पीछे भी 5 ही बड़ी वजहें। जी हाँ, उन वजहों को समझेंगे, पर उससे पहले जरा महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में कैसे ये कमाल किया गया वो बताता हूँ। देखिए, बीजेपी की अकेले की बात करें तो उन्होंने राज्य में 149 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 132 सीटें जीत ली, यानी स्ट्राइक रेट 89% करा, जो कि राजनीति में बेइंतहा खतरनाक है। इस नतीजे के बाद हर कोई ये जानना चाह रहा है कि भाई इन 5 महीनों में ऐसा क्या ही हो गया जो महायुति गठबंधन ने इतनी बम्पर वापसी की। इनमें महाराष्ट्र सरकार की चर्चित लाड़की बहन योजना से लेकर ओबीसी वोट को एकजुट करना और आरएसएस से मदद जैसे फैक्टर्स शामिल हैं। 1990 में बाल ठाकरे की शिवसेना के साथ छोटे भाई की हैसियत से 42 सीटें जीतने वाली बीजेपी अकेले बहुमत के करीब पहुंच गई, तो वहीं बाला साहेब के बेटे उद्धव की शिवसेना सिर्फ 20 सीटों पर सिमट गई। हालांकि 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे देखकर इसका अंदाजा कतई नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि अगर महाराष्ट्र के लोकसभा चुनावों को विधानसभा में कन्वर्ट करें तो कांग्रेस ने 63 सीटें जीती थी, जो अब में 16 सीटों पर सिमट गई है। वहीं इस हिसाब से बीजेपी 79 से बढ़कर 132 सीटों पर पहुंच गई है। अगर मैं अलग अलग पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की बात को इकट्ठा करूं तो मोटे मोटे तौर पर इसके पीछे 6 इलाकों में हुई प्लानिंग है। पहला, मुंबई। इस इलाके में मुंबई शहर और मुंबई सबर्बन है। इन 2 जिलों में कुल 39 विधानसभा सीटें हैं। ये इलाका पूरी तरह से शहरी है और देश की फाइनेंशियल कैपिटल है। हिंदुत्व और मराठी अस्मिता की राजनीति करने वाली शिवसेना यहीं बनी और बढ़ी है। इस चुनाव में यहाँ बीजेपी 15 सीटों पर और शिंदे वाली शिवसेना 6 सीटों पर कमाल कर गई। वहीं अजित पवार वाली एनसीपी ने 1 सीट पर जलवा दिखाया। वैसे अजित पवार वाली एनसीपी को उम्मीद तो उन्हें बाबा सिद्दीकी वाली सीट पर भी जीतने की थी, पर वहां उनके लिए जीशान सिद्दीकी की हार का सेटबैक मिला। दूसरा, विदर्भ। इसमें कुल 11 जिले और 62 विधानसभा सीटें हैं। ये इलाका सूखे और पिछड़ेपन की मार झेल रहा है। महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या के आधे मामले यहीं होते हैं। बीजेपी और संघ का गढ़ रहा है। नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार जैसे बीजेपी के कद्दावर नेता यहीं से आते हैं। इस चुनाव में यहाँ बीजेपी ने एक तरफा भौकाल दिखाया और 39 सीटें अपने नाम की, और साथ ही 4 सीटों पर शिवसेना और 6 सीटों पर एनसीपी ने जीत दर्ज की। तीसरा, कोंकण। देखिए, इस इलाके में ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नगिरी और सिंधुदुर्ग जिलों की कुल 39 सीटें। समुद्र से लगे होने की वजह से इसे कोस्टल रीजन भी कहते हैं। ये इलाका ज्यादातर शहरी है, जहां फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में काम करने वाले ज्यादातर लोग प्रवासी हैं। इस बार यहां बीजेपी ने 16, शिवसेना शिंदे ने 16 और एनसीपी अजित ने 3 सीटों पर कमाल किया। चौथा, मराठवाड़ा। औरंगाबाद, बीड़, जालना, उस्मानाबाद, नांदेड़, लातूर, परभणी और हिंगोली जिले की कुल 40 विधानसभा सीटें। सूखे से जूझने वाले इस इलाके में महाराष्ट्र की 1/3 मराठा आबादी रहती है। यहाँ दलित राजनीति भी हावी है। चुनाव में यहाँ आरक्षण, पानी और विकास 3 बड़े मुद्दे रहे। यहाँ पर इस बार सबसे तगड़ा स्ट्राइक रेट रहा एनडीए का, क्योंकि 46 में से 41 उसने इस इलाके में अपने नाम किए। बीजेपी यहाँ पर 20 सीटों पर लड़ी और 19 जीती। शिवसेना 16 पर लड़ी और 13 जीती, और अजित पवार की एनसीपी 9 पर लड़ी है और 8 अपने नाम किए हैं। अब पांचवा, वेस्टर्न महाराष्ट्र। इस इलाके में कुल 5 जिले और 58 विधानसभा सीटें। इसमें पुणे, सांगली, सतारा, सोलापुर और कोल्हापुर शामिल है। कॉर्पोरेटिव सेक्टर जैसे शुगर फैक्ट्री, क्रेडिट सोसाइटी और बैंक की मजबूत पकड़ है। फाइनेंशियली मजबूत माने जाने वाले वेस्टर्न महाराष्ट्र में ऑटोमोबाइल और आईटी इंडस्ट्री है। पवार परिवार की पकड़ मजबूत है और ज्यादातर विधायक एनसीपी के ही जीतते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने 24 सीटों पर, 7 सीटों पर शिवसेना ने और 11 सीटों पर एनसीपी ने यहाँ कब्जा किया है। छठा, नॉर्दर्न महाराष्ट्र। इस इलाके में अहमदनगर, धुले, जलगांव, नंदुरबार और नासिक जिले में है। इन 5 जिलों में कुल 47 विधानसभा सीटें। अंगूर, केला और प्याज की खेती के लिए पहचाने जाने वाले इस इलाके में अनुसूचित जनजातियां यानी एसटी किंग मेकर हैं, और उन्हीं को टारगेट करते हुए यहाँ बीजेपी ने 20, शिवसेना शिंदे ने 11 और एनसीपी अजित ने
12 सीटों पर जलवा दिखाते हुए इतिहास रचा है। खैर, अब ये तो हो गई हर इलाके की सीट के हिसाब से बात। पूरे महाराष्ट्र में जो ये इतिहास रचा गया है उसमें जो 5 फैक्टर हैं, अब उनकी बात करते हैं। सबसे पहला, लाडकी बहन योजना। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद ही बीजेपी ने राज्य में कोर्स करेक्शन शुरू कर दिया था। इसलिए 28 जून 2024 को महायुति सरकार ने माझी लड़की बहन योजना शुरू की। लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के सिर्फ 24 दिन बाद इसके तहत 21 से 65 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट सिर्फ ये रखी गई कि महिलाओं के परिवार की इनकम तकरीबन 2.5 लाख रुपए सालाना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सरकार ने यह भी वादा किया कि सत्ता में वापस आने के बाद इसे बढ़ाकर 2100 रुपए महीने किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की अब एक रिपोर्ट के मुताबिक माने तो सरकार की इस स्कीम का फायदा राज्य की 2.25 करोड़ महिलाओं तक पहुंचा है, जो कुल महिला आबादी का 55% है। पिछले 4 महीने में महिलाओं के खाते में 7500 रुपए आ चुके हैं। दिवाली बोनस के दौर में महिलाओं को पिछले महीने 3000 रुपए मिले थे। जानकार बताते हैं कि इस स्कीम का महिला वोटर्स पर जबरदस्त असर पड़ा है। कई रिपोर्ट्स में लोगों ने बताया कि महिलाओं से ज्यादा बात नहीं हो पाती है, लेकिन जो जनादेश मिला है उससे साफ है साफ कि इस स्कीम का बड़ा असर महाराष्ट्र में दिखा है। इसका एक असर यह भी है कि इस बार महिलाओं का वोट परसेंटेज भी बढ़ा और इसका सीधा सीधा फायदा महायुति यानी बीजेपी वाली अलायंस को हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार राज्य में महिलाओं के वोट परसेंट में करीब 6% की बढ़ोतरी हुई है। संख्या के हिसाब से कहें तो पिछले चुनाव के मुकाबले 52 लाख ज्यादा महिला वोटर्स ने वोटिंग में हिस्सा लिया। 2019 के महाराष्ट्र चुनाव में महिलाओं का वोट परसेंट 59.26 था। वहीं इस इलेक्शन में वोट परसेंट बढ़कर 65.21% हो गया। आंकड़ों को देखें तो ठाणे में महिलाओं के वोट परसेंट में 11% और पालघर में 9% की बढ़ोतरी देखी गई। महाराष्ट्र में 12 से 15 विधानसभा सीटें ऐसी रही जहां महिलाओं का वोट परसेंट पुरुषों से ज्यादा रहा, जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी अलायंस को ही मिला। अब इससे पहले पिछले साल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लाडली बहना योजना और महतारी वंदन योजना के जरिए बीजेपी ने गेम पलटा था। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 23 से 60 साल की महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया गया। वहीं कुछ दिन बाद इसे बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिए गए थे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर राज्य में उनकी सरकार फिर से बनती है तो लाडली बहना योजना की रकम 1250 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने महतारी वंदन योजना के तहत हर विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया था। यानी बीजेपी के लिए ये एक गेम चेंजिंग स्कीम साबित हो रही है। ओबीसी वोट। देखिए, मराठा रिजर्वेशन की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन की वजह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। पार्टी को मराठवाड़ा क्षेत्र में एक भी सीट नहीं मिली थी। मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जरांगे पाटिल ने 4 अगस्त 2024 को ऐलान किया था कि वो निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और सभी 288 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे। लेकिन वोटिंग से एन पहले उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। माना यह जा रहा है कि इससे बीजेपी को कुछ राहत मिली। इसके अलावा इस आंदोलन को देखते हुए बीजेपी पहले ही दूसरी ओबीसी जातियों को एकजुट करने में लग गई थी। मराठा समुदाय ओबीसी कोटे से आरक्षण की मांग कर रहा है, इसलिए इसके खिलाफ राज्य में ओबीसी गोलबंदी हुई। राज्य में बीजेपी का बड़ा वोट बैंक ओबीसी को ही माना जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी एक्शन में आ गई थी और ओबीसी नेताओं को जमीन पर उतारा। बीजेपी नेताओं ने अलग अलग ओबीसी गुटों के साथ करीब 350 बैठकें की हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसमें अहम भूमिका निभाई और बीजेपी की यह माइक्रो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी भी काम आई। राज्य में ओबीसी आबादी करीब 38% है, जो करीब 175 सीटों पर बड़ा फैक्टर बनता है, जिसने बीजेपी को इतिहास लिखने में काफी मदद की है। अब दूसरी बात यह है कि कई सीटों पर एक से ज्यादा मराठा उम्मीदवार खड़े थे। जरांगे पाटिल ने कहा था कि जिन लोगों ने हमें तकलीफ दी है हमें उनके खिलाफ वोट करना है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि किन के खिलाफ वोट करना है। कहीं ना कहीं मराठा वोट बटा भी है। अब इसके अलावा ओबीसी समुदाय भी हिंदुत्व के नैरेटिव से प्रभावित होता है। ऐसे में उन पर बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयानों का भी असर हुआ होगा। कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस मुद्दे का भी थोड़ा बहुत असर देखने को मिल रहा है। सांप्रदायिक बयानबाजी के साथ जातिगत गोलबंदी ज्यादा असरदार रही है। यानी बीजेपी ने 2 फैक्टर्स को कंबाइन किया है। दलित वोटर्स बीजेपी के साथ खड़े हुए,
लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में दलितों ने महाविकास अघाड़ी को वोट दिया था। ऐसा इसलिए हुआ था कि विपक्ष ने आरोप लगाया कि अगर बीजेपी 400 पार सीट लाएगी तो वो संविधान बदल देगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था और महाराष्ट्र सरकार ने एक कमेटी भी बनाई कि दलितों में सब क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए। इन सब क्लासिफिकेशन के फैसले से जो हिंदू दलित हैं वो महायुति के साथ चले गए। अब आरएसएस का ग्राउंड वर्क देखिए, जब देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब बीजेपी और आरएसएस के बीच एक खाई पैदा हो गई थी जो कि अब विधानसभा चुनाव में भर गई थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार जमीन पर आरएसएस ने कैंपेन को पूरी तरह संभाल लिया था। संघ से जुड़े सभी 35 संगठनों ने बीजेपी और सहयोगी दलों के लिए जमकर प्रचार किया और इलेक्शन से पहले एक मजबूत जमीन तैयार कर दी। संघ के एक नेता ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, हमने चुनाव को सीरियस लिया था, हमारे कैडर ने डोर टू डोर कैंपेन किया, हमें लोकसभा चुनाव में जाति और धर्म के कारण हुए ध्रुवीकरण के खतरों का अंदाजा था। आरएसएस के साइलेंट कैंपेन ने बीजेपी के मैसेज को ग्राउंड पर पहुंचाने की मदद की। आरएसएस ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही ग्राउंड पर काम करना शुरू किया था। किसी भी राज्य में बीजेपी की जीत के पीछे हमेशा से आरएसएस का एक बड़ा फैक्टर रहता है, जो उसने एक बार फिर से साबित किया है। अब एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी की गलतियां। देखिए, कहते हैं कि राजनीति में आपकी जीत आपके सही कदम के साथ साथ आपके विरोधी के गलत कदम और उसकी गलतियों पर भी डिपेंड होती है। और जानकार ये भी मानते हैं कि महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच गुटबाजी ज्यादा रही है। इसका फायदा भी महायुति को मिला, कभी मुख्यमंत्री पद को लेकर तो कभी सीटों के बंटवारे को लेकर। शिवसेना और कांग्रेस के बीच बयानबाजी सबके सामने आई। मसलन शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने 13 अगस्त 2024 को बयान दिया था कि अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार आएगी तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा था कि अगर शरद पवार या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई बयान देते हैं तो कांग्रेस उसे गंभीरता से लेगी। बाकी किसी दूसरे के बयानों पर सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसा कई बार हुआ है। सुबह शिवसेना का कोई नेता बयान देता है, उस पर कांग्रेस का कोई नेता शाम तक रिप्लाई दे देता है। इससे एमवीए अलायंस के अंदर ही लड़ाई देखने को मिल रही थी। अब इसके अलावा एक और चीज जो सबसे बड़ी रही वो है सिर्फ धोखे के दम पर पूरा इलेक्शन लड़ना। उसने मैनली पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ यही बताया कि बीजेपी ने शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा है, ये धोखेबाज है। जबकि सियासत में सिंपैथी अच्छी होती है मगर ज्यादा लंबे वक्त तक तो ये भी नहीं चलती। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस ने संविधान और आरक्षण को मुद्दा बनाया जो उनके फायदे में रहा। बीजेपी 240 पर सिमट गई और कांग्रेस ने बढ़त के साथ 99 सीटें जीती। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस का एमवीए अलायंस नैरेटिव बनने में पिछड़ता दिखा। अब महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें। पिछले चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था, 161 सीटें। लेकिन शिवसेना के रोटेशनल सीएम की मांग पर अड़े रहने से मामला नहीं बन सका था। ड्रामे के बाद राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी थी, लेकिन जून 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद राज्य में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार आई थी। फिर पिछले साल जुलाई में एनसीपी में भी बगावत हुई और अजित पवार के नेतृत्व में एक धड़ा सरकार के साथ शामिल हो गया था। अब इस बार बीजेपी के अकेले दम पर भी बहुमत के काफी करीब का आंकड़ा है और हरियाणा के बाद अब एक और राज्य यानी महाराष्ट्र में उसकी एक मजबूत सरकार बन गई है। बाकी आपको क्या लगता है कि और क्या वजह है जिनसे बीजेपी ने महाराष्ट्र में इतिहास रचा है? आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।